नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम सभी 2018 के दिसंबर के पेपर को देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बारीकी से देखना चाहिए और उनके पैटर्न को समझना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, मैंने 2019 के पेपर आप लोगों को शेयर कर चुका हूं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। दिसंबर और जून के दोनों के पेपर मैं अपलोड कर चुका हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम 5 खंड में इस पूरे क्वेश्चन को समझेंगे और प्रथम जो आज लेक्चर है, इस लेक्चर में हम 20 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट 20 कर मैं 5 लेक्चर में इसे पूरा ख़त्म कर दूंगा। तो दोस्तों, प्रथम जो क्वेश्चन पूछा गया है, आप ध्यान रखना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। प्रथम क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में समवर्ती सूची का विषय है। तो प्रथम ऑप्शन दिया गया है उद्योग, निगम कर, टोल और पथकर और आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि हमारा अनुसूची शेड्यूल जो कि भारतीय संविधान में वर्णित है, शेड्यूल जो कि 7वीं अनुसूची जो है उसमें डायरेक्ट वर्णित है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची, तो आपको मालूम होगा कि संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है। एक और सूची होती है अवशिष्ट सूची। तो दोस्तों, संघ सूची से तात्पर्य ये है कि संघ सूची में जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में जितने विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। और समवर्ती सूची में जिन विषयों का वर्णित है उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में मतभेद होगा तो संघ सूची को प्राथमिकता दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न यही पूछा गया है कि समवर्ती सूची का कौन विषय है। तो इसका आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन है आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन जो है भारत के, ये समवर्ती सूची में वर्णित है। इस पर कानून राज्य सरकार भी बना सकते हैं और संघ सरकार भी बना सकते हैं। तो आपको मालूम होगा, कुछ आपको संघ सूची को याद रखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको संविधान संशोधन 42 अमेंडमेंट में कुछ चेंजिंग लाया गया था, जो कि राज्य सूची से 5 विषय को समवर्ती सूची में वर्णित कर दिया गया। जैसे शिक्षा है, वन है, वन जंतुओं का जो पक्षियों का संरक्षण के बारे में दिया गया है। तो आपको इस पर विशेष ध्यान रखना है कि किस प्रकार से आगे के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप जान चुके हैं कि इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि एक शोध जिसका उद्देश्य केवल ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना हो, निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं जाना जाता है। तो आप जब रिसर्च मेथोडोलॉजी आपके प्रथम पेपर में भी पढ़ना है, साथ ही साथ आप सिलेबस को ध्यान रखना है कि सिलेबस हमारे 10th यूनिट जो दिया गया है वो शोध से ही संबंधित है। तो आपको इस पर विशेष ध्यान रखना है क्योंकि आपके प्रथम पेपर में आपको भी क्वेश्चन आएंगे इससे, और अपने पेपर में तो आएंगे ही। तो इसमें यही प्रश्न कहा जा रहा है कि एक शोध जिसका उद्देश्य सिर्फ ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है, कौन से नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा वैचारिक अनुसंधान, तो विशुद्ध अनुसंधान, प्योर रिसर्च, ये है बेसिक रिसर्च और थियोरिकल रिसर्च और आइडियोलॉजिकल
रिसर्च। तो आइडियोलॉजिकल रिसर्च में ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। इन सभी में विशुद्ध प्योर में और आपके बेसिक में और थियोरिकल रिसर्च में, इन सभी में सिर्फ ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना ही उद्देश्य रहता है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन भी देखिए रिसर्च मेथोलॉजी से ही पूछा गया है। किसी अनुसंधान प्रतिवेदन के निम्नलिखित घटकों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर ये दिया गया है कि अनुसंधान प्रतिवेदन, जब भी आप कोई रिसर्च, देखिए मूल उद्देश्य हम लोगों का क्या है कि जब आप नेट JRF निकालते हैं तो आप शोध करेंगे। तो शोध करने पर कोई भी थीसिस आपको जमा करने हैं अपने गाइड को, तो किस प्रकार से उस रिसर्च में आपको किन घटकों को, किन प्रतिवेदन किस प्रकार आपको व्यवस्थित रूप से देना है। तो यहाँ पर प्रथम ऑप्शन कहता है कि अध्ययन के लिए परीक्षित साहित्य की पुनरीक्षा करना है, निष्कर्ष अथवा सिफारिश करना है, अध्ययन के लिए प्रयुक्त कार्य प्रणाली की चर्चा करना है और संदर्भ की विस्तृत सूची देना है। आप जब कभी अच्छे बुक देखेंगे तो बुक में आपके पहले कंटेंट रहते हैं, लास्ट में संदर्भ सूची रहता है, आपको प्रविष्ट रहते हैं। तो आपको यही पूछा जा रहा है कि जब आप शोध को जमा करेंगे, शोध प्रतिवेदन अनुसंधान जमा करेंगे तो किस प्रकार से यह वर्णित रहेगा। तो यहाँ पर कूट दिया गया है। तो इनका जो ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन होगा कि 1, 3, 2, 4, 1, 3, पहले 1, 3, 2, 4, 1, 3 और 2, 4। तो प्रथम पहले हम अध्ययन के लिए प्रशिक्षित साहित्य की पुनरीक्षा करेंगे, उसके बाद अध्ययन के लिए प्रयुक्त कार्य प्रणाली पर चर्चा करेंगे और उनके बाद निष्कर्ष अथवा सिफारिश करेंगे, उसके बाद संदर्भों की विस्तृत सूची देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी अध्ययन के लिए हम पहले समीक्षा करते हैं कि हाँ, इस पर मैं शोध करूँगा, उन पर फिर चर्चा करते हैं कि कार्य प्रणाली कैसा होगा। उनके बाद होता है क्या, निष्कर्ष निकालते हैं जिस शोध पर, और साथ ही साथ कुछ सिफारिश भी करते हैं। और लास्ट में ये होता है कि मैंने जो भी कंटेंट, सिफारिश, जो भी चीज़ इसमें डाला है वो कहाँ से लिया है, संदर्भ क्या है, सूची उसको वर्णित करते हैं। तो यही हुआ आंसर, इसका हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का, फोर्थ ऑप्शन होगा। तो अब चलते हैं दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि इन द ERG थ्योरी क्लेटन एडल्फर आर स्टैंड फॉर। जैसा कि मैं पहले भी सिद्धांत जो लेक्चर में आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तो एडल्फर के सिद्धांत हैं ERG। इन्होंने एक सिद्धांत दिया है जिनका R का मतलब पूछा जा रहा है। E फॉर होता है एक्सटेंशनेंस, और R का तात्पर्य होता है रिलेटेडनेस, संबंधता, इसका हिंदी हुआ। और G का तात्पर्य है ग्रोथ। तो आपको ध्यान रखना है कि R स्टैंड फॉर क्या होता है, रिलेटेडनेस, संबंधता। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि ERG थ्योरी किसने दिया है, क्लेटन P एडल्फर ने। तो इसका आंसर आप जान चुके हैं, सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है कि राज्यसभा को कितने दिनों में किसी धन विधेयक को सिफारिशों के साथ या उसके बिना लोकसभा को लौटाना चाहिए।
तो आप जानते ही हैं कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पारित होता है, इसीलिए ये विधेयक राज्यसभा में सिर्फ 14 दिनों के लिए आप इस पर या तो कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं, अगर नहीं देते हैं तो बिना दिए हुए भी वो लोकसभा में लौट जाते हैं। आर्टिकल नंबर आप जब 109 देखेंगे उसमें डायरेक्ट वर्णित है ये बातें। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 14 दिनों के लिए राज्यसभा में धन विधेयक की सिफारिशों को बिना ही लौटा दिया जाता है। आर्टिकल भी याद रखें। नेक्स्ट है दोस्तों 6th क्वेश्चन क्या कहता है? 6th क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच कंसीडर डिसेंट्रलाइजेशन एज एंड एंड नॉट एज मीन्स। तो इस क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य ये है कि निम्नलिखित में कौन सा उपागम, कौन सा अप्रोच विकेंद्रीकरण को साध नहीं, साध और एक है साधन, साध नहीं बल्कि साधन साध मानता है। कहने का ये तात्पर्य है कि कौन सा अप्रोच है इन सभी ऑप्शन में कि विकेंद्रीकरण को साधन नहीं मानता है। साधन का तात्पर्य होता है साधन, साध मतलब होता है उद्देश्य और साधन मतलब होता है मार्ग। जैसा कि मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ कि आपका जो JRF निकालना क्या है? उद्देश्य है, साध है। और JRF निकालने वक्त आप हर्ष के साथ YouTube चैनल आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो क्या है? साधन है, मार्ग है। इस मार्ग के माध्यम से आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इंड और ये मीन्स, ये दोनों का तात्पर्य देखना है। और साथ में इसी अप्रोच में यही बात कहा जा रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन, इन जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा अप्रोच हैं, कौन से सिद्धांत हैं जो कि डिसेंट्रलाइजेशन को साधन नहीं उद्देश्य मानता है। तो इसका ऑप्शन है 4th ऑप्शन होगा जो कि डॉक्ट्रिनल अप्रोच है। 4th ऑप्शन है जो कि सिद्धांत संबंधी उपागम, इनका आंसर होगा। इसी अप्रोच का मानना है कि विकेंद्रीकरण जो है वो साधन नहीं है, मार्ग नहीं है, वो उद्देश्य है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन कहता है कि एक्सेस ए वास्ट प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड विच वन ऑफ द फ्लोइंग। एक वास्ट प्रोग्राम है, वास्ट प्रोग्राम जो कि ये कार्यक्रम है, इसमें से पूछा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में कौन संबंध नहीं रखता है? सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एडुकेट सैनिटेशन, सेफ वाटर और प्रॉपर हाइजीन कंडीशन। तो इसमें कहता है कि बिजली की आपूर्ति, पर्याप्त स्वच्छता और सेफ वाटर और समुचित जो स्वास्थ्यकर स्थिति है उस पर। तो आप देख सकते हैं वास प्रोग्राम से आप प्रथम ऑप्शन सप्लाई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की आपूर्ति, इससे संबंधित नहीं है। आप वैसे भी आप देख सकते हैं कि सैनिटेशन के बारे में होगा, सेफ वाटर के बारे में होगा कि पर्याप्त स्वच्छता चाहिए, सुरक्षित जल चाहिए, प्रॉपर जो हाइजीन कंडीशन चाहिए। तो ये 3 इससे संबंधित है, लेकिन सप्लाई फॉर इलेक्ट्रिसिटी इससे संबंधित, इस कार्यक्रम वास कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8th क्वेश्चन है कि द स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज कन्फर्म्ड बाय। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि
शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व का जो संस्थान है, स्थिति को कौन से इन सभी में किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किनके द्वारा दिया जाता है? तो प्रथम ऑप्शन है द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एचआरडी मिनिस्ट्री है, कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इन सभी में कौन है जो कि इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल इम्पोर्टेंस कन्फर्म्ड किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा फोर्थ ऑप्शन होगा। ये पार्लियामेंट्री एक्ट के अनुसार इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल इम्पोर्टेंस एजुकेशन के क्षेत्र में कन्फर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नाइन्थ क्वेश्चन है कि परिकल्पना की विशेषताओं का चित्रण करने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी क्वेश्चन आप देखेंगे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी से है, जो यूनिट 10th में है। परिकल्पना हाइपोथेसिस हुआ, उसकी विशेषताओं के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके कौन से विशेषता हैं परिकल्पना का। तो प्रथम ऑप्शन कहता है इसे आनुभविक रूप से सिद्ध किया जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है इसे विशिष्ट और सटीक होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है इसे प्रश्न के रूप में आरंभ होना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है कि इसे केवल एक ही मुद्दे का वर्णन करना चाहिए। तो इसका जो आंसर है आप देखेंगे कि ऑप्शन आप एलिमिनेशन मेथड अपना सकते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है कि इसे प्रश्न के रूप में आरंभ होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन गलत है। आप ऑप्शन नंबर 1 में थर्ड है, यहाँ भी थर्ड है, यहाँ भी थर्ड है। तो इसका आंसर क्या होगा 1, 2, 4 सेकेंड ऑप्शन सही होंगे कि परिकल्पना की विशेषता जो है इस ऑप्शन को हटा दिया जाए तो इसे अनुभविक रूप से सिद्ध किया जाना चाहिए, इसे विशिष्ट और सटीक होना चाहिए, और इसमें केवल एक ही मुद्दे का वर्णन करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा सेकेंड ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10th क्वेश्चन है। इसमें अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अभिकथन क्या कहता है? भारत सरकार ने सूचना प्रदाता से भ्रष्टाचार के आरोप अथवा कार्यालय के दुरुपयोग के प्रकटीकरण के लिए लिखित शिकायत प्राप्त हेतु नाम निर्दिष्ट एजेंसी के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्राधिकृत किया है। और इसका तर्क दे रहे हैं कि लोकहित प्रकटीकरण और सूचना देने वाली सुरक्षा केंद्रीय सतर्कता आयोग को समुचित कार्रवाई करने की सिफारिश करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको CBC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है के बारे में मैं बता चुका हूँ। अभी हाल ही में इन पर ये आयोग जो है बहुत चर्चा में रहा है। तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी इस पर पूरा फोकस्ड रखें, क्योंकि मैं इसके बारे में लेक्चर दे चुका हूं। और देखिए ये 2018 के दिसंबर में पूछा भी गया है इसके बारे में। तो CBC का बारे में आप पूरे अच्छे से जानकारी रखें। तो इसमें जो आंसर होगा ये प्रथम ऑप्शन है कि जो अभिकथन और तर्क दोनों सही है, और जो तर्क है वो अभिकथन का सही व्याख्या भी है, नाम निर्दिष्ट भी है। और ये ध्यान रखना है कि CBC जो आयोग है वो सिर्फ सिफारिश करते हैं। तो सिफारिश का ही अधिकार इसे प्रदान किया गया है। ऐसा नहीं है कि इनके द्वारा जो भी बातें कही गई है उसे लागू करना निश्चित ही है, नहीं। वो सरकार मान भी सकती है, अन्यथा नहीं भी मान सकती है। तो आपको CBC आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। CBC के बारे में मैंने विस्तृत रूप से चर्चा करी है।
उनके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन देखिए, करेंट से रिलेटेड पूछ दिया गया था। निम्नलिखित में किस बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर 5 लाख रुपया प्रति माह किया गया है? देखिए, जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ तो सभी कर्मचारी के पैसे बढ़ चुके थे, और जब हायर जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उससे भी पैसा राष्ट्रपति का कम हो चुका था। इस कारण भारत के राष्ट्रपति हैं उनका भी वेतन बढ़ाया गया, प्रति माह 5 लाख रुपये किया गया। तो ये कौन सा बजट में किया गया था? तो वो है 2018-19 का जो बजट पारित हुआ था उसमें ही किया गया है। तो उसी में ये प्रश्न पूछ दिए गए थे जब 2018 के बजट आए थे, और ये दिसंबर के पेपर हैं तो इसमें प्रश्न पूछा गया है। आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। आप करेंट में भी विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट दोस्तों 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के 4D में शामिल नहीं है? तो एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, उनमें 4D दिया हुआ है। डी का तात्पर्य आप देखिए यहाँ पर निदान है, दोष है, बीमारियाँ हैं और कमियाँ हैं। तो इसमें कौन संबंधित नहीं है? देखिए, इस कार्यक्रम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो उद्देश्य था कि 0 से 18 वर्ष के 27 करोड़ बच्चों की जो अधिक बच्चों का जो 4 प्रकार की परेशानियां हैं उसको जांच करना है। तो कौन कौन से 4 परेशानियां हैं? तो देखिए, जन्म संबंधी विकार, कमियां भी है और बीमारी भी है, लेकिन निदान नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या है? कौन सा शामिल नहीं है? ये नहीं है निदान, जो कि ऑप्शन नहीं होगा। और दोष है, बीमारी है, कमियां हैं, एक और है विकास संबंधी और विकलांगता। ये 4th है इसका, जो कि आंसर होगा। तो इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 4D में शामिल कौन नहीं है? तो निदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 13 क्वेश्चन। 13 में निम्नलिखित में से किस द्वितीय पीढ़ी का व्यवहारवादी कहा गया है? इस ऑप्शन में किसे द्वितीय पीढ़ी का व्यवहारवादी कहा गया है? नवलोक प्रबंधन को कहा गया है कि सेकंड ऑप्शन है लोक चयन या विकल्प सिद्धांत को कहा गया है, नवलोक प्रशासन को कहा गया है, 4th ऑप्शन है कि नवलोक सिद्धांत को कहा गया है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा 3rd ऑप्शन होगा, नवलोक प्रशासन को द्वितीय पीढ़ी का व्यवहारवादी कहा गया है। जैसा कि आप जानते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन NPA, इनके जन्मदाता व्हाइट वाल्डो को माना जाता है, और मैं इसका भी लेक्चर दे चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इसमें 3 मोनोब्रुक सम्मेलन हुए थे, 1968 में हुए, 1988 में हुए और लास्ट जो हुए 2008 में हुए। तो आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों मोनोब्रुक सम्मेलन में कौन कौन से अध्यक्ष थे, कहाँ पर हुए और क्या क्या इनका उद्देश्य था, क्योंकि इससे एग्जाम में बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनका क्या आंसर होगा? नवलोक प्रशासन को द्वितीय पीढ़ी का व्यवहारवादी भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 क्वेश्चन है, ये भी अभिकथन और तर्क से संबंधित है, और ये भी क्वेश्चन देखिए करेंट से रिलेटेड पूछ दिए गए हैं। अभिकथन कहता है लोक सेवाओं में पार्श्विक प्रवेश भारत के स्टील फ्रेम को नष्ट कर सकता है। तर्क उनका दिया जा रहा है बाहरी विशेषज्ञों के पार्श्विक प्रवेश से शीर्ष प्रशासनिक पदों व
विश्व स्तरीय विशेषज्ञता का शुभारंभ होगा। जैसा कि आप 2018 में आप सुने होंगे लिटरर जो कि एंट्री होगा, लेटरर एंट्री, जो कि यूपीएससी से जो भी कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं, सचिव बनते हैं, अभी वर्तमान समय में यूपीएससी कंडक्ट एग्ज़ाम पास होने के बाद उस लेवल के अधिकारी बन सकते हैं। लेकिन अभी एक पार्श्विक लिटरल एंट्री लाया गया, जिनमें से ये बात कही गई कि जो भी योग्य हैं, मान लिया जाए कोई भी बड़े कंपनी के हेड हैं, उनको इन सभी के बारे में जानकारी है, तो क्या इसे उस पद को जो सरकारी अभी सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, उसको बनाया जा सकता है। तो उसी के बारे में दिया गया है कि लोक सेवाओं में पार्श्विक लिटरल एंट्री भारत का स्टील फ्रेम को नष्ट करता है। जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लोक प्रशासन जो यूपीएससी को स्टील फ्रेम कहा था, तो कथन यही कहा जा रहा है कि क्या लिटरल एंट्री होने से भारत का जो स्टील फ्रेम नष्ट हो सकता है। तो तर्क दिया जा रहा है कि बाहरी विशेषज्ञों के लेटरल एंट्री से शीर्ष प्रशासनिक पदों पर विश्व स्तरीय विशेषज्ञता का शुभारंभ होगा। क्या इसका हानि होगा? तो वैसे ये मेंस का भी सवाल है, लेकिन देखिए आपसे एक विश्लेषण आधारित सवाल भी पूछ लिए गए हैं, तो आपको इस पर भी ध्यान रखना है। इनका आंसर जो होगा 4th ऑप्शन है कि सही व्याख्या नहीं है। दोनों कथन सही हैं, लेकिन जो रीज़न दिया गया है कि विश्व स्तरीय शुभारंभ होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो इसका आंसर यही होगा कि दोनों कथन सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। देखिए ऑथर और बुक्स, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इससे 10+ मार्क्स हर साल पूछे जाते हैं, और आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऑथर बुक का मैं एक अलग से सीरीज चलाया हूँ, जिनमें से 120+ बुक को मैं आप लोगों को ऑथर और बुक का नाम बता चुका हूँ, और आप उसे याद कर लें, क्योंकि 2005 से 2019 के बीच जितने भी पूछे गए हैं, साथ ही और आने की संभावना है, उन सभी बुक को मैं इकट्ठा एक जगह कर दिया हूँ, तो आप उसे बराबर पढ़ के याद कर सकते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि क्रिस ऑर्गरिस, रेनिस लिकर्ट, चेस्टर बर्नार्ड, MP फॉलेट की कौन कौन से पुस्तक हैं। तो इनका जो ऑप्शन होगा प्रथम है कि क्रिस ऑर्गरिस के जो पुस्तक हैं वो होंगे 4th ऑप्शन, अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। रेनिस लिकर्ट का जो होगा बी का ऑप्शन 3rd होगा, द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। सी का जो है चेस्टर बर्नार्ड का है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट होगा, इनकी पुस्तक है। और डी ऑप्शन है MP फॉलेट का द न्यू स्टेट। तो आपको ऑथर्स एंड बुक को याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। दोस्तों देखिए ये कमीशन के बारे में पूछ दिया गया है। इनका भी मैं अपने लेक्चर में एक वीडियो लेक्चर डाल चुका हूं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट और कमीशन, कौन से कमेटी ने कौन से सब्जेक्ट को रिकमेंड किया था, उनके बारे में दिया गया है। ये क्वेश्चन है। तो पहला कहता है रिपोर्ट ऑन पुलिस ट्रेनिंग रिफॉर्म, नेशनल पुलिस कमीशन। सी ऑप्शन है टू प्रोवाइड ह्यूमन फेस टू पुलिस। और डी ऑप्शन है पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इसमें सभी पुलिस कमेटी का ही बारे में दिया गया है। तो अगर आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि अगर एक ऑप्शन भी अगर आपको मालूम हो जाए तो ऑलमोस्ट आपके सवाल बन सकते हैं। आप देखिए कि धर्मवीर जो कमीशन आया था, प्रथम कमीशन जो था धर्मवीर, इन्होंने
नेशनल पुलिस कमीशन के बारे में रिकमेंड किया था। तो इनका जब बी का ऑप्शन 1 होगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन से ऑप्शन होंगे, थर्ड ऑप्शन हो जाएंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सभी प्रश्नों का आंसर आप नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ एक प्रश्न से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन होंगे इनके। जो रिपोर्ट ऑफ ऑन पुलिस ट्रेनिंग जो दिया गया था वो गोरे कमेटी के द्वारा दिया गया था। नेशनल पुलिस कमीशन धर्मवीर कमीशन के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन जो है टू प्रोवाइड ह्यूमन फेस टू पुलिस, उनका जो रिकमेंडेशन दिया था JF रेबैरो कमेटी के द्वारा दिया गया था। और डी ऑप्शन जो है पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है सोली सोराबाई कमेटी द्वारा रिकमेंड किया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। देखिए, इंस्टीट्यूशन का नाम दिया गया है और गठन पूछ दिया गया है, कब यह स्थापित हुआ है। तो दोस्तों, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रफिस एंड ट्रेड, एशियन डेवलपमेंट बैंक। सी ऑप्शन है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और डी ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। तो आपको बताने हैं कि इसमें भी आप अगर ध्यान रखें तो एलिमिनेशन मेथड से आप इसे भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत नज़दीक से दिया गया है एलिमिनेशन मेथड इस कारण कि आप एशियन डेवलपमेंट बैंक, आपको ध्यान होगा कि सबसे बाद में बना है 1966 में। तो वैसे तो सेकेंड ऑप्शन का 2-2 यहाँ मिल रहा है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये 2 ऑप्शन कट चुके, अब बचा 2 और 1। तो इसका आंसर जो होगा सेकेंड ऑप्शन है 17 क्वेश्चन का, जो कि प्रथम का जो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड का होगा थर्ड। 1947 में इनका गठन हुआ था। एशियन डेवलपमेंट बैंक का गठन 1966 में हुआ। और सी का जो है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का 1944 में हुआ है और IMF का 1945 में हुआ है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, याद करना है इसे। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन। दोस्तों, 18th क्वेश्चन में कह रहा है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग कमिटी इज ऑब्टेन डिस्क्राइब्ड ए सुपर कैबिनेट। कौन से कमेटी को सुपर कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, इनके बारे में भी मैं अपने लेक्चर में डाल चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इनका जो आंसर होगा, जो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, जो राजनीतिक कमेटी जो है कैबिनेट, इसी को सुपर कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। तो आपको ये बातें याद रखना है। वैसे आपको ये लक्ष्मीकांत के बुक में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखने में ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो गलत कर आ जाते हैं। इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में किसे अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लोक प्रशासन के जनक वुड्रो विल्सन को माना जाता है। आप देखिए यहाँ ऑप्शन में वुड्रो विल्सन भी है। बहुत सारे स्टूडेंट वुड्रो विल्सन को ही मार देते हैं, लेकिन अब जब क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे तो यहाँ पूछा गया अमेरिकी लोक प्रशासन के जनक कौन है। तो इसका आंसर होगा फ्रैंक J. गुडनॉव। ये अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक इसे ही कहा जाता है। वैसे ही 2005-06 आई थिंक में पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन को याद ही कर लेना है कि अमेरिकी लोक प्रशासन के जनक फ्रैंक J. गुडनॉव को कहा जाता है। और वैसे ओवरऑल लोक प्रशासन के जनक किसे कहा जाता है, वुड्रो विल्सन जी को। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 क्वेश्चन। इन विच
वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड विलोबी डिसीजन ऑफ स्कोप ऑफ पॉलिटिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो विलोबी हैं चिंतक, उनके स्कोप में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उसने नेचर के बारे में बतलाया है, उनमें कौन संबंधित नहीं है वो पूछा गया है। तो ऑर्गेनाइजेशन है क्या, परचेज एंड सप्लाई है क्या, फाइनेंस है, पर्सनल है। तो इसका जो ऑप्शन है थर्ड जो है, परचेज एंड सप्लाई के बारे में उन्होंने नहीं बताया है विलोबी ने। तो इनका आंसर यही होगा थर्ड, परचेज एंड सप्लाई। तो दोस्तों इस लेक्चर में मैं 20 क्वेश्चन को आप लोगों को विस्तृत रूप से जानकारी दिया, और आप देखिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और मैंने जितने भी लेक्चर अभी तक डाला हूँ उन सभी को आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट मालूम होगा कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड, सिर्फ मैंने जितने भी लेक्चर डाला हूँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्त मुहिम जितने भी हैं उसे भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।